काफी सारे स्टेट्स ने अनाउंस किया था कि लव जिहाद को रोकने के लिए वो एक कानून लेकर आएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश उन स्टेट्स में से पहला बन गया है जो ये कानून लेकर आ भी चुका है। यह कानून क्या है, इसकी क्या सीमाएं होंगी, क्या प्रभाव होगा और साथ ही इसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है लव जिहाद से निपटने के लिए, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं अनुष्का। हेलो अनुष्का। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि ये कानून है क्या। इसमें अगर कोई भी दूसरा आदमी बनकर धोखे से अपनी पहचान छुपाकर, दबाव बनाकर या इस प्रकार के गलत तरीके से किसी का धर्मांतरण करता है तो उसे सजा मिलेगी। इसके अलावा अगर वो जो लड़की है वो माइनर है या फिर SC/ST समुदाय की है तो यह सजा और अधिक होगी। और साथ ही अगर ये चीज ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से चल रही है, जिसमें कोई संगठन भी जुड़ा है और मास कन्वर्जन पर काम हो रहा है, तो इसमें सजा का प्रावधान और अधिक है, जो कि 10 वर्ष है। लेकिन एक चीज जो मैंने नोटिस की अनुष्का इस ऑर्डर में, वो ये थी कि हमने बात की थी कि लव जिहाद जैसा टर्म लॉ में एक्सेप्टेबल नहीं है, और वैसा ही हमने इस कानून में भी देखा कि यहाँ पर लव जिहाद टर्म का यूज नहीं हुआ है और यहाँ तक कि हिंदू मुस्लिम शब्द का भी यूज नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ ये कहा गया है कि धर्म परिवर्तन की बात की गई है। लेकिन हम सब जानते हैं कि शायद ये एक दिशा में धर्म परिवर्तन पर ही केंद्रित होगा। इस पर आपके क्या विचार हैं? निष्ठा जी, अगर हम इस लॉ को इंडिया से बाहर ले जाकर देखते हैं या फिर आप किसी भी ऐसा ही कोई लॉ मुस्लिम मेजॉरिटी की कंट्री में देखती हैं, तो वहाँ पर ऑलरेडी ऐसे लॉज इन प्लेस हैं जो कि ऐसे मिसजेनरेशन लॉज हैं जिनका ये कहना है कि, या फिर ये कह लीजिए, जो डिसअप्रूव करते हैं किसी भी मुस्लिम विमेन को नॉन मुस्लिम मैन से शादी करने पे या फिर कोई अफेयर या फिर कुछ भी ऐसा रखने पे। दूसरा, ऐसे भी कई कंट्रीज में या और इस्लाम मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं उनमें ऐसे लॉज हैं जो नॉन मुस्लिम मैन को या कोई नॉन मुस्लिम को कि सिविल लिबर्टीज को कर्ब करता है या रेस्ट्रिक्ट करता है, विच इज व्हाट यू कैन से इज अ फर्दर इन्विटेशन फॉर देम टू कन्वर्ट टू इस्लाम। तो इसके पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो इसके रिजल्ट्स आगे जाके हमको ये मिलते हैं कि अर्ली ड्रॉप आउट होता है स्कूल से और मुस्लिम विमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। तो इसका सीधा सीधा एक रीजन मिलता है हमको बाद में, एक शॉर्टकमिंग या इम्पैक्ट कह लीजिए इसका ये मिला है कि फ्रीडम ऑफ वुमेन पे कर्ब लगाया गया है बहुत बड़ी तरीके से। जी, हम वापस इंडिया पर आते हैं और जैसा कि आपने कहा कि एक तरह से डेमोग्राफिक वॉर के लिए लव जिहाद का यूज किया जाता है। ऐसे में इंडिया में जब ये कानून आया है तो ये कितना इफेक्टिव होगा, इस पर बात करना जरूरी है। एक पॉइंट मैं इस कानून की बताना चाहूंगी जिसमें ये कहा गया कि अगर सिर्फ विवाह के लिए धर्म परिवर्तन हो तो ऐसी चीज को नल एंड वॉइड घोषित किया जाएगा। ऐसा ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी आया था, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस लॉ की घोषणा की थी। लेकिन तब से एक चीज बदल गई है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक दूसरे केस में जो पर्सनल फ्रीडम होती है, जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, उन्हें ऊपर रखा है और कहा है कि उनकी मर्जी से वे लोग धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे में जो इस लॉ में एक इसको हो सकता है कि जुडिशियल चैलेंज भी मिले, क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स के तहत अगर आप सिर्फ शादी के लिए भी धर्म परिवर्तन करते हैं तो वो आपके राइट्स में ही आएगा मेरे ख्याल से। तो एक चैलेंज तो ये हो जाएगा। दूसरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि लॉ जब एक्शन में आता है तब कोई घटना हो चुकी होती है, कोई मिसहैप हो चुका होता है। ऐसे में हम पहले से लव जिहाद का शिकार बनने से लड़कियों को कैसे बचाएं, इस पर समाज एक तरफ है, लेकिन मेरे विचार में एक और चीज है जो लाई जा सकती है, और वह है कि कोई भी इंटरफेथ मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही हो, और इसके अलावा किसी भी तरीके से अगर ऐसी शादी होती है तो उस पर बैन लगाया जाए। इस प्रकार का एक कानून लाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निष्ठा जी, इस पूरे केस में हम एक चीज देख सकते हैं कि जितने भी अभी हमारे पास इसमें शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं। किसी भी लॉ को जब आप स्टडी करते हैं, किसी भी लॉ को लाने की बात करते हैं, तो उसकी बहुत रीजनल ग्राउंड्स होते हैं, लॉजिकल ग्राउंड्स होते हैं जिन पर एक लॉ बनाने की बात करी जाती है। अब आप कोई भी लॉ ऐसा फॉर्मुलेट करें जिसकी ग्राउंड्स हो बट एडिक्वेट ग्राउंड्स ना हो, तो हाँ, उसमें शॉर्टकमिंग आने की बात बहुत ज़्यादा जायज़ है। और ये देखा गया था जब
फ्रीडम टू रिलीजन एक्ट आया था उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई थी जहां सरकार बोल रही थी कि बहुत प्रोडक्टिव होगा ये लॉ, पर बाद में देखने को मिला कि वो बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव निकला। तो ऐसे ही जो अब लव जिहाद के अगेंस्ट या फोर्स्ड कन्वर्जन्स के अगेंस्ट जो लॉ आ रहा है वो भी मेरे अकॉर्डिंग, अगर हम पूरी टोटलिटी में देखें, क्योंकि ऐसे केसेस कम होने का नाम नहीं ले रहे बल्कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं, आए दिन नए केसेस सामने आ रहे हैं, तो इस टाइम पर मेरे हिसाब से कोई ऐसा लॉ जो कि इनएडिक्वेट ग्राउंड्स को फोकस करके आगे लाया जाए वो बहुत गलत होगा। और इस टाइम पर हमको ना सिर्फ सिम्टम को देखकर ट्रीटमेंट बनाना होगा बल्कि उसके रूट कॉज पर भी बहुत बड़ी तरीके से हमको एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। जी, आपने जो रूट कॉज की बात की उसमें एक चीज आ जाती है कि जब लड़की कन्वर्ट हो जाती है तो अपने बहुत सारे राइट्स खो देती है, और इसलिए हमने ये बात की कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर इन सारी शादियों को लाया जाए तो शायद हम लड़कियों के उन अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा इसके समाधान पर मेरे पास एक और विचार है, और वह है कि पॉलीगैमी पर क्यों ना बैन किया जाए। पॉलीगैमी यानी बहुविवाह, जिसमें एक व्यक्ति अनेक महिलाओं से विवाह कर सकता है, और इंडिया में जहां पर हम बात करते हैं जेंडर इक्वेलिटी की, वहां पर ऐसा कानून अभी तक चल रहा है। इसके दो दुष्परिणाम होते हैं, पुरुषों पर भी होते हैं, महिलाओं पर भी होते हैं। अगर आप 2011 की जनगणना का डाटा देखें तो पाएंगे कि पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं से 3.5 करोड़ ज्यादा है, क्योंकि हमारे भारत में एक जेंडर रेशियो एक तरह से स्क्यूड है। लेकिन वहीं कितने लोग विवाहित हैं, कितने एक मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, उस डाटा पर जाएंगे तो महिलाओं की संख्या पुरुषों से 66 लाख अधिक है। इससे आप समझ सकते हैं कि कई सारी महिलाएं ऐसी रिलेशनशिप में है जहां पर बहुविवाह है। अब इसके दोनों लिंगों पर दुष्परिणाम कैसे होते हैं। पहला दुष्परिणाम तो ये कि जो लोग विवाह नहीं कर पाते हैं, जैसे अगर सोसाइटी में इस तरह से अनमैरिड मेन की एक्सेस हो जाए तो एक तरह से माहौल खराब होता है, ये हमें देखने को मिला। इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पर सोची जा सकती है वो ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी में अगर बहुविवाह हो रहा है तो हो सकता है कि वहां के ही बहुत सारे मेन अनमैरिड रह जा रहे हैं, और इसलिए वो एक दूसरी कम्युनिटी से ब्राइड्स लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये लव जिहाद का एक ड्राइविंग फैक्टर हो। और महिलाओं पर इसके दुष्परिणाम हम जानते ही हैं, उनके कितने सारे अधिकारों का हनन होता है। और अगर कोई हिंदू लड़की भी विवाह करती है तो वह भी अपने पति को बहुविवाह से नहीं रोक पाती अगर उसने इस्लामी पद्धति से विवाह किया हो तो ऐसे में मेरा विचार है कि पॉलीगैमी को बैन किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये हो सकता है। इस पर आपको क्या लगता है? हाँ निष्ठा जी, आपने बिल्कुल सही तरफ पॉइंट आउट किया। अगर हम लव जिहाद या फिर फोर्स कन्वर्जन्स के अगेंस्ट कोई लॉ ला रहे हैं तो वो ऑन पेपर तो काफी ज्यादा रोजी आइडिया, एक रोजी ड्रीम सा लग रहा है, बट बाद में जब इसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई करने की बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी वैल्यूज ऐसी एनश्राइंड है और कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो इंटरवीन करेंगे बीच में, और फिर एक लॉ के लिए काफी सारे और सेक्शंस को अमेंड करना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत टीडियस काम होगा बाद में करना। तो इससे थोड़ा सा परे जाके सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स ये कर सकती हैं कि पॉलीगैमी के अगेंस्ट पॉलीगैमी को स्टॉप कर देना चाहिए पूरी तरह ही। और इससे क्या होगा, ना सिर्फ क्योंकि पॉलीगैमी लव जिहाद का एक प्राइमरी फैक्टर है, तो इससे ना सिर्फ लव जिहाद के केसेस कम होंगे, बल्कि जो हम जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने की बात करते हैं, जो हर सरकार का एक बहुत एम रहता है जेंडर इक्वालिटी अचीव करना हमारी कंट्रीज में, वो बहुत ईजिली हम उसकी तरफ अग्रसर हो सकेंगे। जी, तो इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो किया है वह एक तरह से बाद के लिए अच्छी योजना है, जब कोई मिसहैप हो चुका हो, लेकिन उसे पहले से रोकने के लिए एक स्पेशल मैरिज एक्ट को थ्रू आउट लाना और पॉलीगैमी पर पूरी तरह से बैन करना आवश्यक है। हम चाहते हैं कि स्वराज्य के माध्यम से जो विधि निर्माता है उन तक ये बात पहुंचे। आप हमसे जुड़े रहें।